क्या हुआ, ये लोग ताशकंद गए समझौता में, ठीक है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ क्या देखे, मीटिंग का जो स्थान है, ठीक है, इससे रहने के स्थान की दूरी 15 किलोमीटर है, ठीक। दूसरा क्या देखते हैं कि इनका जो पीए है और इनका जो रसोईया है, दोनों को अलग अलग रखा जा रहा है। तीसरी बात, इनका रसोईया खाना बना के नहीं दे रहा है, वहाँ का जो रसोईया था चांद मोहम्मद क्या था, समझे ना। अच्छा, तो इस पर वो मुख्यमंत्री नहीं किए कि तो नहीं किए, पता नहीं, तो वो इनको खाना बना के दे रहा है। सुनिए, पहले वार्ता चली, 3 तारीख को चले, 4 तारीख को पहुंचे 1966 में, जनवरी 1966 में। वार्ता में 4 से लेकर 9 तारीख तक वार्ता सफल नहीं हुआ, सारा पत्रकार लोग चला गया। 9 तारीख के एक शाम में पता चलता है कि अभी दोनों आदमी का मीटिंग शुरू है, वार्ता होगी। 9 तारीख के शाम में कुछ वार्ता हुई, 10 तारीख को समझौता पर हस्ताक्षर हो गया। दोनों देश के नेता, ठीक है, ताशकंद समझौता में भारत पाकिस्तान युद्ध पर माने संधि पर समझौता कर लिया। समझौता करने के बाद, ठीक है, ये बोले सब कुछ अच्छा हो गया, खुदा हाफिज, अब तो अच्छे हैं। ये बेचारे बहुत सरल स्वभाव के थे। ये पूछते हैं खान साहब से, खान साहब सब कुछ तो हो गया, खुदा हाफिज, बहुत अच्छा से जाइए। तो बोले खुदा चाहेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये मीटिंग से आते हैं 10 जनवरी को रात में आते हैं, तो इनको जो ये चांद मोहम्मद है, ये बेचारे इनको खाना देता है, जिसमें ये पालक और इनको आलू बहुत पसंद था, आलू और शायद रोटी या कुछ खाए होंगे। ये दोनों चीज हल्का खाना ये खाते हैं, ये शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे, ठीक है। हल्का सा खाना इन्होंने खाया। खाना खाने के बाद अपनी पत्नी से वहां से ही ये बात किए टेलीफोन से, तो आवाज में कुछ झलझलाहट थी, माने होता है कभी नेटवर्क कनेक्शन तो नहीं पता चला, तो इनकी पत्नी, ठीक है, बेटी को दे देते हैं फोन, कुसुम को, लो कुसुम तुम बात करो। तो अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या भारत के लोग खुश हैं, भारत के लोग इस समझौता के बारे में क्या कह रहे हैं। तो बेटी से कुछ बात होती है, फिर ये बोलते हैं कल हम काबुल होते हुए दिल्ली आ जाएंगे। इतना बोलते बोलते ये बोलते हैं कि ठीक है अब रखो, ठीक है, चांद मोहम्मद मेरे लिए दूध लेके आया है गिलास में, तो हम अब दूध पिएंगे और सो जाएंगे। इस समय तक लगभग 10-11 बज जाता है। तो ठीक है, फोन रख देते हैं। उसके बाद ये दूध पीते हैं और सो जाते हैं। रात में इनका तबीयत खराब होता है, करीब 11:30 बजे के आसपास। तो सभी लोगों को बुलाया जाता है। आते हैं तो लोग देखते हैं कि ये बेड पर लोटे हुए हैं, आधा शरीर बेड के नीचे माने लटका हुआ है। आने का तबीयत खराब, बीपी चेक करता है तो सही स्थिति नहीं पाया जाता है। इधर उधर के बात करने के बाद रात के 1:20 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका चेहरा पीला पड़ा रहता है। 1:20 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद इनके जो पिए गए थे चौक और इनका बावर्ची, वो सब इनको देखते हैं। अब क्या होता है, इनके मृत्यु के बाद वहाँ का केजीबी, वहाँ का खुफिया एजेंसी है, ठीक है, वो देखते हैं। वहाँ का डॉक्टर आता है तो बोलता है कि इनका हार्ट अटैक कर गया, ठीक है, इनको ले जाइए। वहाँ इनका पोस्टमार्टम नहीं होता है। वहाँ से सीधे ये दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने पर इनके घर के लोग जब इनको देखता है तो देखता है कि जगह जगह ब्लैक स्पॉट पड़ा हुआ है, गला पर, पेट पर, चेस्ट पर, बैक माने बैक में। तो इनकी पत्नी बोलती है कि ये मरे नहीं है, इनको मारा गया है, इनके साथ कुछ हुआ है, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, इनका यहाँ भी पोस्टमार्टम नहीं होता है, ठीक। यहीं पर इनकी कहानी खत्म हो जाती है। अब देखिए क्या होता है। कुछ लोगों का कहना है कि ताशकंद समझौता के बाद रूस के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के राष्ट्रपति सबों ने एक चाल चल के इनको बुला के वहां जहर दे दिया। कुछ व्यक्ति का कहना है कि उसमें कुछ भारतीय नेता भी सम्मिलित थे, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम ऐसा आता है, जैसे अभी नीरव मोदी है, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया,
उस समय भी एक प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में एक व्यक्ति ऐसे ही पैसा लेके भाग गया था रूस। तो कुछ व्यक्ति का कहना है कि वही व्यक्ति इनको मरवा दिया, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बने सबसे पहले उसी पैसा को वसूलना शुरू किए। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति का कहना है कि वो मरवा दिया, और कुछ व्यक्ति का कहना है कि जब ये प्रधानमंत्री बने थे 66 में 65 या 66 64 या 65 में, समझे ना, इनको एक बार हार्ट अटैक आया था। माने हार्ट से पीड़ित थे, जब प्रधानमंत्री बने थे ना, उस समय इनको हार्ट अटैक आया था। तो अभी तक ये विवादास्पद है कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई या किसी अन्य कारण से हुई। दूसरी बात, अगर इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई तो रूस के ताशकंद से लेकर बिहार भारत के दिल्ली तक इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? ये चीज होनी चाहिए ना, पोस्टमार्टम से तो पता चलता है। वही तो वाइफ बोली, इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? तीसरी बात, 1970 में, ठीक है, इनके मरने के बाद गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने 1970 में। ठीक है, एक बार इस चीज का मांग इन्होंने उठाई, इनकी पत्नी जो थी ललिता श्रीवास्तव, वो मांग उठाए कि इनके बारे में जांच किया जाए। ठीक है, तो जांच किया जाए तो जब पता चला, और ये जो इनका रामनाथ जो था बावर्ची और चौक, वो आके बोला कि अम्मा अब मन बहुत हल्का हो गया। समझे ना, मैंने पहले इनके घर पर आई दिल्ली और बताया कि अब मन बहुत हल्का हो गया, और वह कोर्ट में गवाही देने वाला था। लेकिन क्या हुआ, एक ट्रक ड्राइवर इसको कार से जा रहा था, मतलब मिस्टर चौक जा रहे थे कार से, उनके ऊपर चढ़ा दिया गया। ठीक है, हाँ, क्योंकि गवाह थे, और ये रामनाथ को भी साइकिल पर कोई गाड़ी चला दिया, मैंने दोनों गवाह को मार दिया। इससे तो स्पष्ट पता चलता है कि दोनों गवाह का एक्सीडेंट हो जाना, शरीर पर ब्लैक स्पॉट आ जाना, इतने दिनों तक जांच नहीं करना, ये कहीं ना कहीं इनके मृत्यु का कारण बन सकता है। कोई ना कोई व्यक्ति इनको मरवाया है। अच्छा, इतिहास है, जो भी हो जांच का विषय, जांच तो होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जब आए थे तो न्यूक्लियर परमाणु जहांगीर बाबा, ये भी इसी तरह के व्यक्ति थे। ठीक है, वो परमाणु बम बनाने वाले थे, इनकी मौत हो गई। सुभाष चंद्र बोस के फाइल को ये दोबारा खुलवाना चाह रहे थे, इस फाइल को खोल के सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु कैसे हुई और उनका जो मृत्यु विवादास्पद है उसकी जांच होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक साधु मिले थे। ठीक है, जो साधु जब मरे तो उनके घर से सेना का सूट बूट सब मिला, तो लोगों का कहना था कि यही सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये उनकी जांच कराने के लिए, उनकी मौत की जांच कराने के लिए बहुत जोर दिए। ठीक है, तो हमको लगता है इन सब कारणों से भी अपने देश में राजनीति और सत्ता जिसके हाथ में है कुछ भी करवा सकता है। जांच आज तक न हुई और इनका मृत्यु आज भी विवादास्पद बना हुआ है कि कैसे मरे। खैर जो हो, लेकिन जितना ही दिन प्रधानमंत्री रहे तो अपने कार्यकाल में ये दर्शा दिए कि सूट बूट वाईफाई हाईफाई पे ज्यादा माने नहीं रखता है, अगर आदमी मन से किसी कार्य के प्रति लगनशील हो और ईमानदार हो तब। और ईमानदारी का सबसे अच्छा उदाहरण, इनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता है पूरे इतिहास में, इनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। जिनके मरने के बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो इनके कार का EMI बोली कि बंद हो जाएगा, इसका सारा हम देंगे। ठीक है, कहीं कहीं लोग कहते हैं जब ये मरे तो इनके घर से मात्र 1200 रुपया मिला। इतने ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है, जितने बड़े हो, ईमानदारी किसी की देखनी हो तो गरीबी में नहीं देखिए, ईमानदारी देखना है तो जब वो धनी हो जाता है तब देखिए। ठीक है, और किसी का एहसान देखना है तो आपके बुरा परिस्थिति आ जाए तब देखिए। तो ऐसे व्यक्ति भारत में बहुत कम गिने चुने होते हैं जो अपने लिए नहीं देश के लिए बने होते हैं और देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। लड़ाई होने का उन्होंने क्या बोला, उस बात को भूल जाओ।
लड़ाई गई, बात गई, अब हम लोगों को शांति चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे व्यक्ति को सत सत नमन। इतिहास ऐसे व्यक्ति को पुनः दोहराए ताकि आज देश जहाँ जा रहा है इससे पुनः लौट के उस तरफ जाए। आज सारी सुविधाओं के बाद भी देश में इतनी भ्रष्टाचार भरी हुई है और ये लोग इतने अभाव में भी इतने ईमानदार होकर इतने अच्छे से देश चलाए। 65 की लड़ाई के बाद लोगों ने बोला कि काश नेहरू के जगह अगर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री होते तो चाइना हमारे साथ ऐसा नहीं करता। समझ रहे हैं ना। और ऐसे व्यक्ति, दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे व्यक्ति की उम्र बहुत ही अल्पायु होती है, बहुत ही कम होते हैं, मात्र 56 साल की आयु में मर गए। अगर ये लोग 70-80 आज की तरफ उड़ाते ना तो देश को कहां से कहां लेके चले जाते। ठीक है, तो ये रहे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में किसी किताब में अच्छा से पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा, सुनने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखिए लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान।